हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ क्लास 12th चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक हेडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन नेक्स्ट हेडिंग है, आज की वीडियो में लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करने से पहले हम दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे यहाँ पे, electrolyte and non-electrolyte. Electrolyte is a substance. Electrolyte and non-electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट सिंपली एक आयनिक कंपाउंड होगा जो वाटर में डिजोल्व करने पर अपने पार्टिकल्स में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, आयंस में डिकम्पोज होगा, ऑपोजिट आयंस में डिकम्पोज होगा या उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है या आयोनाइजेशन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारा पॉइंट यहाँ पे ख़त्म है। इलेक्ट्रोलाइट को हम आगे डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली वो सब्सटेंस होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन में हम करंट पास कर सकते हैं। तो substance their aqueous solution are allowed to pass current and they are ionized in their particles या opposite charge ions are known as electrolyte। और इसके opposite non electrolyte वो substance their aqueous solution are not allowed to pass the current and that does not ionize or decompose in particles is known as non electrolyte। The electrolyte are further classified into two types। इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक्व सॉल्यूशन क्या कर रहा है, करंट पास को अलाउ कर रहा है और जो अपने आयंस में अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो रहा है, वो फर्दर दो टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट are 100% decomposed in particles और weak electrolyte are partially ionized in their particles। जिसका डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है, किसी भी कंसनट्रेशन पे डिकम्पोजिशन 100% या कम्प्लीटली जो आयोनाइज्ड हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे हम एसिड और बेसेज में पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl, H2SO4, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो गए। वीक बेसेज में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड है या कार्बनिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ वीक एसिड और बेस के एग्जाम्पल भी हैं। तो वीक एसिड और बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग 100% और पार्शियली आयोनाइज। सेकेंड पॉइंट होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं इनका जो आयोनाइजेशन होता है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंगल हेडेड एरो। मीन्स इनका जो आयोनाइजेशन है यूनि डायरेक्शन होता है। अनआयोनाइज्ड स्पीसीज है वो आयंस में डिकम्पोज हो जाती है, बट आयंस है वो फर्दर या अगेन रिएक्ट करके वापस अनआयोनाइज्ड स्टेट में नहीं आते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे हम यहाँ पे एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड है वो डिकम्पोज होगा, लेकिन इसको डिनोट किया जाएगा डबल ऑपोजिटिंग एरो से। और एसिटिक एसिड CH3COO से डिकम्पोज होकर हमें एसीटेट आयन दे रहा है और साथ में हाइड्रोजन आयन दे रहा है। बट ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन अगेन क्या होंगे, कन्वर्ट होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सेकंड डिफरेंस बता सकते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिकम्पोजिशन या आयोनाइजेशन होता है वो 100% हो जाता है। तो ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पे उसके आयोनाइजेशन का जो अमाउंट होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे अपन उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, वाटर का अमाउंट या सॉल्वेंट का अमाउंट और ऐड करते जाएंगे, तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बट कभी 100% नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फोर्थ पॉइंट होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूनिडायरेक्शनल होता है, उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन आयंस हैं वो अगेन कन्वर्ट नहीं होते कि इसमें अनआयनाइज्ड है, यूनिडायरेक्शनल होगा तो यहाँ पे कभी इक्विलिब्रियम नहीं बनता है। जबकि वीक का आयोनाइजेशन हम डबल एरो से शो करते हैं, तो उसमें अनआयनाइज्ड स्पीसीज होगी वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं और आयंस अगेन कन्वर्ट एसोसिएटेड होकर अनआयनाइज्ड स्पीसीज देते हैं, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे हम 4 पॉइंट्स पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये हो गया अपना एक पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप्स। उसके बाद एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट के बाद नेक्स्ट हमारे पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू, ये जो प्रोसेस अभी हुआ है कौन सा, कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसका अपने आयंस में डिकम्पोज होना, ये जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और ये फ्री आयंस के थ्रू ही क्या होती है, कंडक्टिविटी इस एक्वा सॉल्यूशन में पास होती है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास होता है ये जो कंप्लीट प्रोसीजर जिस पर्टिकुलर कंटेनर में किया जाएगा, तो इस पर्टिकुलर कंटेनर का जो सेटअप होगा वो किस टाइप से होगा, इसमें जो भी आयनिक कंपाउंड हमने इस कंटेनर के अंदर लिया उसमें दो मेटल रोड्स के थ्रू, जिनको आप इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, उन इलेक्ट्रोड के थ्रू इसमें जैसे करंट पास करेंगे तो ये क्या होते हैं, ऑपोजिट चार्ज साइंस में डिकम्पोज होगा। जैसे NaCl अपन ने यहाँ पे लिया है, तो Cl है वो
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, Na+ है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये जो NaCl है ये तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और NaCl का ऑपोजिट चार्ज, NaCl के जो पार्ट्स हैं, आयंस हैं, उनका ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रोड की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, वो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। और ये जो होल कंटेनर है जिसके अंदर हमने ये प्रोसीजर किया है, वो प्रोसीजर क्या कहला वो इस ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम सिस्टमेटिक क्या कहते हैं, द सेल कैन कैपेबल टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो डिवाइस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाती है। तो एक्चुअल में इस हेडिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पहले कर चुके हैं हम, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपेरिजन बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंपेरिजन बनता है। दोनों को हम कंपेयर करें, कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो पहला तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर कैपेबल टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस हुई थी जिसके थ्रू एक केमिकल चेंजेस के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में क्या हुआ था, करंट पास हुआ था। यहाँ हम क्या करें, एक करंट का सोर्स देंगे, उस करंट अप्लाई करने पर क्या होता है, वो अपने आयंस में डिकम्पोज हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट, वहाँ पे हमने देखा था कि 2 डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर थे, दोनों को हमने हाफ सेल बोला था। पहले वाले में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन में जिंक रोड थी और सेकंड वाले में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रोड थी। तो दोनों जो इलेक्ट्रोड थे, जिंक वाली रोड हमने नेगेटिव साइन लिखा था, इसका जो ये ऑक्सीडेशन हो गया एनोड था। और 2 डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर, 2 डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर थे। फर्स्ट कंटेनर जिंक सल्फेट से फिलअप था जिसके अंदर जिंक की रोड थी, ये नेगेटिव टर्मिनल था, एनोड की तरह बिहेव कर रहा था। और सेकंड कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड डाली थी और वो पॉजिटिव टर्मिनल या जिस पे रिडक्शन यानी कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था। तो दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, वो डिफरेंट कंटेनर्स और डिफरेंट सॉल्यूशन में रखे रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों 2 मेटल रोड हैं, एनोड और कैथोड, वो एक ही सॉल्यूशन में और एक ही कंटेनर में प्लेसिंग उनकी होती है। वहाँ पे दोनों कंटेनर के बीच में एक ऑपरेटर्स और था, एक डिवाइस और थी जो दोनों को फिजिकली अटैच कर रही थी, जिसको हमने बोला था सोल्ट ब्रिज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक अरेंजमेंट और होता है सोल्ट ब्रिज का, जबकि इसमें सोल्ट ब्रिज ऐसा कुछ नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे एनोड है, वो एनोड नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करा था और कैथोड वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करा। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल ही होता है, कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। फिफ्थ डिफरेंस इसमें क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ आयन। आयंस का जो डिपोजिशन है, हमने देखा था कि जो एनोडिक पोर्ट था उसमें जिंक आयंस रिलीज हुए थे और कैथोड वाले में क्या था, कॉपर आयन डिपोजिट हुए थे। तो आयंस का जो डिपोजिशन जो वो कैथोड की तरफ हुआ था, कॉपर आयंस डिपोजिट हो रहे थे, तो कैथोड पे आयंस का डिपोजिशन हो रहा है। बट इस केस में क्या होता है, जो केटाइन है वो केटाइन तो कैथोड पे जाके डिपोजिट हो रहे हैं और जो एनाइन होंगे वो एनोड पे आके डिपोजिट नहीं, जो डिपोजिशन ऑफ आयन है वो दोनों इलेक्ट्रोड पे अराइज होगा। तो इस तरीके से 4-5 अपन इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ रूल आते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास है फेराडे का रूल है। फेराडे का रूल है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है। फेराडे का रूल क्या कर रहा है कि जैसे हम कोई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करें तो कन्फर्म है उन मेटल रोड्स पे, एनोड और कैथोड पे कुछ सब्सटेंस क्या होता है, डिपोजिटेड होता है। इस डिपोजिटेड सब्सटेंस का जो अमाउंट W या M होगा वो पासिंग चार्ज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डिपोजिटेड या लिबरेटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पासिंग चार्ज। तो W प्रोपोर्शनल टू Q होगा या M प्रोपोर्शनल टू Q भी लिख सकते हैं। देन W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड यहाँ पे क्या हो गया, जेड यहाँ पे कांस्टेंट है, जेड यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट कहते हैं। इसको अपन अलग से कैलकुलेट भी करने का एक मेथड होता है, या तो ये ऑलरेडी गिवन होता है या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमें पता है कि जो चार्ज करंट है, करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे चार्ज का जो फॉर्मूला बनेगा आई टी बनेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला था डब्लू प्रोपोर्शनल टू क्यू, देन डब्लू इज इक्वल टू जेड क्यू और क्यू को हम रिप्लेस करेंगे तो डब्लू इज इक्वल टू जेड आई टी। इस क्वेश्चन में हमारे पास यदि कोई छोटा न्यूमेरिकल टाइप बन रहा है तो उसमें टी हमेशा किस में लेना, हमें सेकंड में लेना होगा और आई हमेशा किस में लेना होगा, एम्पियर में लेना होगा। जेड या तो गिवन हो गया या फिर हम जनरली जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जेड कैलकुलेट किया जाएगा जनरली जो भी सब्सटेंस होता है जैसे कॉपर है या आयरन है या जिंक का जो भी मटेरियल होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल का
ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, और ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे अपन एन इंटू में एफ से। तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक, जैसे कॉपर के आयरन के केस में ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 56 हो जाएगा, कॉपर के केस में 63 हो जाएगा। इस तरीके से इनके ग्राम एटॉमिक मास हमें गिवन होंगे, हमें ऑलरेडी पता रहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे एफ क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम मोल इनवर्स। एन यहाँ पे क्या होता है, एन होता है पर्टिकुलर जो मेटल हमने लिया है या जो आयन हमने लिया उस आयन के ऊपर जो चार्ज है उसकी जो वैलेंसी है। जैसे कॉपर के केस में क्या आएगा +2 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। जेड के केस में भी +2 रहता है, बट यहाँ पे जैसे Na+ की बात करेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस पूरे फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फेराडे का फर्स्ट रूल है जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकली उसको कैसे लिखते हैं, M=ZIT से लिखते हैं। आई इसमें एम्पियर में, टी इसमें हमेशा सेकंड में लेना है। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, फेराडे का सेकंड रूल आता है। फेराडे का सेकंड रूल क्या है, वो दो डिफरेंट, फेराडे का जो सेकंड रूल है वो है किससे रिलेटेड, दो डिफरेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड है। दो डिफरेंट सॉल्यूशन हमने लिए, सपोज जैसे एक सॉल्यूशन हमने सॉल्यूशन ए लिया है और एक दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन बी लिया है। दो डिफरेंट सॉल्यूशन में इक्वल टाइम के लिए, टी उनमें इक्वल होगा, इक्वल टाइम के लिए क्या किया जाए, इक्वल चार्ज जब पास किया जा रहा है तो डिपॉजिटिंग जो अमाउंट होता है M1 वो क्या होता है, इधर वाला जो डिपॉजिटिंग अमाउंट होगा उनका जो रेशियो बनेगा उनके इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट आता है उन इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल ही होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल ही होगा। मींस फर्स्ट कंडीशन क्या थी, दोनों में इक्वल चार्ज इक्वल टाइम के लिए पास, इक्वल टाइम के लिए पास किया है, तो दोनों में जो डिपॉजिटिंग अमाउंट आएगा, जैसे सॉल्यूशन ए में M1 आ रहा है, सॉल्यूशन में M2 आ रहा है, तो दोनों के जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होते हैं Z1 क्या होगा, इनका जो रेशियो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो उनके जो डिपॉजिटिंग अमाउंट का रेशियो होगा वो भी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये इसके बाद इसमें एक बड़े हेडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने जब डिस्कस किया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, उसमें स्पेशली वो पॉइंट पढ़े गए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, और इलेक्ट्रो पोटेंशियल से रिलेटेड फिर इसमें क्वेश्चन बना था नेक्स्ट इक्वेशन का। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हैं उन इलेक्ट्रोलाइट को हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट उनको आयनिक कंपाउंड के साथ साथ उनको हम यहाँ पे कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि उनका एक्वा सॉल्यूशन क्या करता है, करंट, उनके एक्वा सॉल्यूशन में हम करंट पास कर सकते हैं, तो वो कंडक्टर भी हो गया बेटा। तो कंडक्टर होने से क्या होगा, एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है उसमें कंडक्टिविटी दो टाइप से हो सकती है कि करंट यानी करंट जो पास हो रहा है वो करंट दो रीजन से पास हो सकता है। या तो उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, या उनके पास क्या होते हैं, फ्री आयंस होंगे। इन्हीं दो कंडीशन से क्या होता है, करंट पास होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होंगे वो क्या होते हैं, हमारे नेचर में जो मेटल्स हैं जिनको मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं या जिनको मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। तो बट यहाँ पे हम मेटल नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को लिया है। तो सॉल्यूशन में जो करंट पास हो रहा है वो करंट पास किस रीजन से हो रहा है, करंट पास हो रहा है फ्री आयंस की वजह से करंट पास हो रहा है। तो इनको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो जो अभी हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, आयनिक सब्सटेंस पढ़ा, वो जब एक्वस स्टेट में करंट पास करा तो वो क्या हो गया, एक कंडक्टर का एग्जांपल हो गया, आयनिक कंडक्टर का। फिजिक्स में हमने मेटेलिक कंडक्टर को काफ़ी डिटेल से पढ़ा, और हमें पता है कि जब भी हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। तो ओम्स लॉ जनरली कंडक्टर्स के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ हमने अभी तक डिस्कस किया वो मेटेलिक कंडक्टर मेटल्स के लिए डिस्कस किया है। यहाँ पे वही ओम्स लॉ क्या होता है, इन आयनिक कंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे जो टर्म यूज़ कर रहे थे अपन, वो टर्म इससे थोड़े से डिफरेंट टर्म होता है। तो जैसे जनरली मेटल्स के लिए हमने जो टर्म यूज़ किए थे वो रेस्टिविटी आर, रेजिस्टेंस आर, रेस्टिविटी रो, इस टाइप से जो टर्म यूज़ किए जा रहे हैं उनसे डिफरेंट टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाते हैं, लेकिन उनका लिंक या उनको जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो इन्हीं आर और रो से रिलेटेड करके उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इसी बिहा पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि लाइक मेटेलिक कंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मतलब मेटल्स के थ्रू आयनिक कंडक्टर भी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जब वो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो उसमें जो टर्म आते हैं, जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको कि मेटेलिक कंडक्टर के लिए जो टर्म आते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आते हैं, वैसे ही यहाँ पे आयनिक कंडक्टर के लिए जो टर्म आते हैं उसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है कंडक्टनेस। कंडक्टनेस जिसको जनरली जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंपली होती क्या है, ये सिंपली मेजरमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट होता है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो कंडक्टनेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको जी से डिनोट करेंगे। एक्चुअल में जी को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज जी मीन्स जी इज इक्वल टू 1/r।
आर की जो यूनिट होती है हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट हमें पता है ओम है, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है उसकी जो यूनिट होगी, कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो ओम इनवर्स होती है। और ओम इनवर्स को किस से डिनोट करते हैं, एस सीमेंस से भी डिनोट करते हैं। ये पहला इसमें पॉइंट हो गया, टर्म आ गया। सेकंड जो पॉइंट इसमें आता है, जैसे उसमें रो आता है, किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में आर एंड रो है, तो इसमें क्या हो गया, जी एंड सेकंड है कपा आ रहा है हमारे पास। कपा या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है, कपा ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी, मीन्स कपा इज इक्वल टू 1/रो द कंडक्ट। या फिर इसको हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा हमने रो को कैसे डिफाइन किया था, तो हमने रो को डिफाइन किया था V प्रोपोर्शनल टू I, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। देन V इज इक्वल टू RI पढ़ा था आपने। अब यहाँ पे R की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो R की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी इसमें, V/I से हम क्या करते हैं, ये R की, ये हमने ओम्स लॉ पढ़ा था इसमें। तो ये R जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो R क्या बना इसमें, R का जो रेसिप्रोकल है वो हमारा क्या बन जाता है इसमें, कंडक्टेंस G बन जाता है। अब इसमें R की जब डिपेंडेंस हम पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ में हमने R की डिपेंडेंस पढ़ी थी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। दोनों को आप जब इन मर्ज कर देते हैं तो उनके आर प्रोपोर्शनल टू L/A आता है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ले गए थे, रो L/A आता है। तो यहाँ पे जो रो आ रहा है जिसको हमने रेसिस्टिविटी बोला था, इस रेसिस्टिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया था आपको ध्यान होगा, तो हमने वहाँ बताया था कि L यानी जो लेंथ ऑफ वायर है उसको यूनिट कर देते हैं अपन 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कर देते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने सेंट 1 यानी दोनों को यूनिट कर दिया आपने, लेंथ को और क्रॉस सेक्शन है, तो आर इज इक्वल टू क्या बन गया, रो बन गया। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ही होता है कब, जब किसी गिवन वायर की जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। तो इसको हमने एक वर्ड और यूज़ किया था वहाँ पे, हमने इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल रहे थे अपन, लेकिन अभी वो टर्म यूज़ नहीं किया जा रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही क्या था, रेजिस्टिविटी था। तो सिमिलरली अब हम इस जो कंडक्टिविटी जो पढ़ रहे हैं उस कंडक्टिविटी को हम किस शो में कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को वैसे हमने यूनिट के अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने बताया ना लेंथ ऑफ वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया हमें यूनिट ले रहे हैं, वैसे ये एक्चुअल में क्या होती है कंडक्टिविटी, एक तो ये डायरेक्ट रेसिप्रोकल से बता देंगे, दूसरा इसमें हम बता सकते हैं वो एक्चुअल में कंडक्टनेस ही होती है, जी ही होती है। कब, जब उस सॉल्यूशन, एक्चुअल में इसमें क्या था 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर करना है, तो उसका जो वॉल्यूम आ रहा है कंडक्ट जो हम इसमें सॉल्यूशन ले रहे हैं उस सॉल्यूशन में क्या होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सॉल्यूशन है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन का जो जी है वही क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। कंडक्टिविटी है वो रो का रेसिप्रोकल है, तो उसकी जो यूनिट होगी वो भी रो के ऑपोजिट हो जाएगी। रो की यूनिट हमने क्या पढ़ी है, रो की यूनिट हमने पढ़ी थी ओम मीटर पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जब यूनिट बनाएंगे अपन किसकी, कंडक्टिविटी की जो यूनिट में, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को हम जनरली क्या करते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स से शो करते हैं। ये अपना पॉइंट बन गया इसमें। देन नेक्स्ट है इसमें, ये जो कंडक्टिविटी हमने अभी पढ़ी है, इस कंडक्टिविटी की डिपेंडेंस है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये डिपेंडेंस, कंडक्टिविटी की जो डिपेंडेंस है वो अभी मैं एक डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये डिपेंडेंस मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी, हम मोलर कंडक्टिविटी के साथ ही इसको डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए डिस्कस करेंगे, ईजिली याद हो जाएगा फिर। देन नेक्स्ट है इसमें कंडक्टनेस, कंडक्टिविटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम होती है। ये भी क्या एक स्पेसिफिक टाइप की कंडक्टिविटी कंडक्टनेस होती है, कब होती है, जो हमने अभी सेटअप किया था। क्या सेटअप किया था हमने, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने मेटल रोड्स दी हैं और उन मेटल रोड्स के बीच में हमने एक सॉल्यूशन या एक आयनिक सब्सटेंस इसके अंदर डाला है। ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। इनमें स्पेसिफिकनेस क्या क्रिएट करेंगे अपन, ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं, इन इलेक्ट्रोड्स की जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ आपने ले ली, और इनका जो सेपरेशन है, इनकी बीच का जो डिफरेंस है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम सेपरेशन करें वो भी यूनिट हो गया। तो देखिए एक्चुअल में जो सेपरेशन है वो क्या बन गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बन गया, और इन इलेक्ट्रोड्स की जो लेंथ है वो क्या बन गई, उसकी एल को डिनोट कर रहा है, और इनका जो सेपरेशन है वो किसको डिनोट कर रहा है, ए को डिनोट कर रहा है। तो एक टोटल क्या बन गया, ये यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया ना। जैसे हम इसको आप उससे लिंक करके देखो, किसे, ओम्स लॉ के डायरेक्ट उसके, जैसे वहाँ पे आप आर और रो को डिफाइन करो वैसे इसको भी डिफाइन करें अपन। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स जो इनकी यूनिट लेंथ है, जिनका सेपरेशन यूनिट है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट कितना हो, 1 मोल हो जाए। अभी तक हम केवल दो बात कर रहे थे, कंडक्टिविटी की हमने दो कंडीशन बताई कि यूनिट लेंथ होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, सेपरेशन यूनिट हो गया। अब उसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दें अपन कि जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिनकी लेंथ यूनिट है, जिनका सेपरेशन यूनिट है, उनके बीच में यदि इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल अवेलेबल हैं
1 मोल जब अवेलेबल होंगे तो इसकी जो टोटल कंडक्टनेस आएगी वो क्या बन जाती है, मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है। मोलर मीन्स ये मोल के लिए आ रहा है, ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। अब मोलर कंडक्टिविटी को जनरली हम डिनोट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको, मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट कैसे करेंगे, तो इसका एक सिंपली फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कपा इंटू वी होता है। यहाँ पे कंडक्टिविटी हो गई, वी क्या है, एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ड्यूजोल है। अब एक्चुअल में हमें पता है कि जो वॉल्यूम अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें हमें पता है कि जो वॉल्यूम लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा इंटू वी लिखा है, वी हमने वॉल्यूम बताया, इसमें वॉल्यूम जो होता है वो कंसंट्रेशन का इन्वर्स होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, 1/c बनेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि हमें ये जो कंसंट्रेशन है वो किस में दे रखे हैं, तो हमें पता है वॉल्यूम की हमने बहुत सारी यूनिट पढ़ी हैं, जैसे ml भी पढ़ा है हमने, लीटर भी पढ़ा है, लेकिन आपको पता है उसको सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब भी क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर भी क्या होती हैं, वॉल्यूम की यूनिट होती हैं। तो अभी हमने जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड या सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड लिया वो तो हम सेंटीमीटर या मीटर में ही शो करेंगे, तो उस बिहा पे यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम किस में डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम डिनोट किया जाता है सेंटीमीटर क्यूब में या वॉल्यूम में। तो यहाँ पे अभी हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा भी फॉर्मूला था इसमें, लेमडा एम इज इक्वल टू कपा इंटू में वी। अब कंडीशन ये आ रही है कि वी किस में शो किया जा रहा है, तो सपोज हमें कंडीशन दे रखे हैं कि इसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बना यानी लेंथ हो गई सेंटीमीटर में, सेपरेशन हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो टोटल हो गया सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर होता है। क्लियर है, 1000 सेंटीमीटर 1 लीटर। तो यहाँ पे V की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन में जब अपन लिखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ फॉर्मूला बनेगा लेमडा एम इज इक्वल टू कपा एजिट रह गया, और वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन के, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/c होता है, कंसंट्रेशन शो करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या बनेगी, 1000/c बन जाएगी। 1000 क्यों भी बताया ना मैंने आपको रीजन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 यहाँ सी क्या होगी, सी कंसंट्रेशन होगी, बता ना, वी इज इक्वल टू 1/c बोला मैंने आपको, तो यहाँ पे वी अपन ने 1/c के 1 की जगह 1000 क्यों रहे हैं, क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब में उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ सी एक्चुअल में क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन होती है, कुछ जगह कुछ बुक्स वगैरह में इसको कैपिटल एम भी दिया रखा, मोलर कंसंट्रेशन। सपोज इसका ऑपोजिट होता है हमारे पास कि हमें जो कंडीशन है वो मीटर में दे रखे हैं, तो लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कपा इंटू कपा डिवाइडेड बाई 1000 c से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में, दो कंडीशन आ गई, एक सेंटीमीटर के बिहा पे आ गई, एक मीटर के बिहा पे आ गई, तो दोनों कंडीशन को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो दोनों कंडीशन को सॉर्ट आउट करने पे हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल बन जाते हैं, लेमडा एम इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम और सी, और सेकंड बन जाता है हमारे पास कपा डिवाइडेड बाई 1000 c। दोनों केसेज में जब अपन इसकी यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट बहुत सिंपली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे कपा की यूनिट अभी आपको बताई थी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में मोल है तो क्या हो गया, मोल इनवर्स हो गया। ये तीनों जब ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेंटीमीटर इनवर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर सॉर्ट आउट हो गया, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। और सिमिलरली ये मीटर में होता था, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाता है, सीमेंस से मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाता है, और मीटर में होगी इसी तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई। मोलर कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल कन्फर्म मान के चलें आप। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकी डिपेंडेंस। एक्चुअल में नोट्स के अकॉर्डिंग डिपेंडेंस पहले बता चुका, लेकिन अभी दोनों पीछे वाली हेडिंग और ये हेडिंग आप कंपेयर करके देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी की जो डिपेंडेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो डिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो डिपेंडेंस में पहला पॉइंट हमारे पास आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इनिशियल एरिया में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और नेचर के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रोलाइट को दो टाइप से क्लासीफाइज किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 100% क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, तो कन्फर्म है नंबर ऑफ आयंस किस में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैक्सिमम होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस जब इसमें जब ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो कन्फर्म है इसकी जो कंडक्टिविटी कपा है वो क्या होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कपा से ज़्यादा होगी। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका। अब हमने अभी क्या पढ़ा, जो लेमडा एम है वो किस पे डिपेंड करता है, कपा इंटू वी पे डिपेंड करता है, तो वी तो यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। यदि कांस्टेंट वी रहता है तो कपा किसका हाई हुआ, कपा स्ट्रॉन्ग का हाई हुआ, तो कन्फर्म है कपा सॉरी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कपा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कप मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। रीजन क्या देंगे, 100% या कंप्लीटली आयोनाइजेशन इसका रीजन हो जाएगा, ये नेचर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, नेचर के बाद हमारे पास आता है, नेचर के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टेम्परेचर।
टेम्परेचर का क्या रोल होगा? हमें पता है कि टेम्परेचर राइज करने पर जो अवेलेबल आयंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? राइज होती है। काइनेटिक एनर्जी राइज होगी तो उनको चार्ज को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और एक्चुअल में है क्या ये? कंडक्टिविटी है क्या यहाँ पे? चार्ज को कैरी करना है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, टेम्परेचर राइज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उस बिहा पे क्या होती है, जो चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वो अब कंसेप्ट खत्म है, यहाँ पे केवल टेम्परेचर को देखना अपने को। तो कंडक्टिविटी राइज होगी। अब कंडक्टिविटी राइज हो रही है तो कन्फर्म है लैम्डा एम भी इस केस में क्या होता है? राइज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला देखा, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है? कपा इंटू वी है। तो वी तो कांस्टेंट रहा, इसमें कपा बढ़ रहा है तो कपा बढ़ रहा है, तो इसके साथ क्या होता है? लैम्डा एम भी क्या होता है? राइज हो जाता है। तीसरा जो फैक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ऑन डाइल्यूशन और डिक्रीज द कंसंट्रेशन। डाइल्यूट करेंगे इसमें, मतलब सॉल्वेंट या वाटर और ऐड करते हैं तो डाइल्यूट हो रहा है, 1 लीटर से 2 लीटर 3 लीटर इस तरीके से वो डाइल्यूशन कहलाया है। लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डाइल्यूट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन के साथ जो कंडक्टिविटी या और मोलर कंडक्टिविटी वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से शो करती हैं। तो इनिशियली हम लेते हैं कि कपा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है कि जैसे हमने डाइल्यूट किया तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल आयंस, आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ आयंस यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाते हैं। बात समझ में आई? पहले 1 लीटर में जितने आयन अवेलेबल थे, अब 2 लीटर में वाइन क्या हो गए? 50-50 हो गए। तो जैसे हमने डाइल्यूट किया, कंसंट्रेशन क्या की हमने? डिक्रीज की। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। और जब नंबर ऑफ आयंस यूनिट वॉल्यूम में जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं तो कपा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके, बट इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने अभी लैम्डा एम पढ़ा वो डिपेंड कर रहा था कपा इंटू वी पे। अब कपा डिक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें बोलना चाहिए कि लैम्डा एम डिक्रीज होगा। लेकिन एक्चुअल में पीछे वाले फैक्टर में क्या था? वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रह रहा था। लेकिन अभी हमने क्या देखा? यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज भी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? अब केवल हमने केवल कपा को यदि फोकस कर रहे हैं, कपा को ही हम यदि वॉल्यूम को हम इग्नोर कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? जस्ट डबल या ट्रिपल होता है। तो वॉल्यूम में जितना इंक्रीमेंट होगा कपा में उतना डिक्रीमेंट नहीं होता है। तो वॉल्यूम में होने वाला जो इंक्रीमेंट है वो एक्चुअल में क्या होता है? ज़्यादा डोमिनेट होता है या कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। तो वॉल्यूम में होने वाले इंक्रीमेंट से कपा के डिक्रीमेंट की वजह से लैम्डा एम का जो डिक्रीमेंट आना चाहिए था वो क्या हो जाता है? कंपनसेट हो जाता है। कंपनसेट समझ रहे हो? कंपनसेट हो गया, और कंपनसेट हो गया वैल्यू फाइनली कहा जाती है प्लस में चली जाती है। शायद आपको गुस्सा आ रहा है, समझिए इस चीज़ को वापस, कि एक्चुअल में पीछे जो फैक्टर थे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए जैसे कपा ने वेरी किया वैसे लैम्डा एम भी वेरी करेगा। टेम्परेचर में जो चेंज कपा के साथ हुआ वही लैम्डा एम के साथ हुआ। लेकिन यहाँ पे डाइल्यूशन के साथ क्या हो रहा है? डाइल्यूशन के साथ डाइल्यूशन के साथ कपा डिक्रीज हुआ क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, बट वॉल्यूम तो राइज हुआ है। वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कपा में होने वाले डिक्रीमेंट को क्या करता है? कंपनसेट कर देता है। मतलब उसमें जितनी कमी होगी उसको प्लस करके फाइनली वैल्यू कहाँ ले आया? प्लस में ले आया। तो लैम्डा एम क्या होता है? बढ़ जाता है। ये थोड़ा अपोजिट हो जाता है कि कपा डिक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, जबकि लैम्डा एम क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, ये तीनों में से तीसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कपा है, उस कपा की जो डिपेंडेंस है उसमें दो फैक्टर और अपन दे सकते हैं। एक दे सकते हैं आयंस की साइज। साइज यदि आयंस की बड़ी होगी तो कपा क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, अब कपा डिक्रीज होगी तो लैम्डा भी डिक्रीज आने की इसका कुछ ज़्यादा। और दूसरा होता है विस्कोसिटी ऑफ सब्सटेंस। विस्कोसिटी, जिसमें आयंस का जो मूवमेंट होता है, जितना विस्कोसिटी हाई होगी, विस्कोसिटी जितनी हाई होगी, आयंस की जो मूवमेंट है, मोशन है, वो मोशन क्या होती है? उतनी कम हो जाती है। और मोशन कम होने से क्या होता है? कपा डिक्रीज होता है। और कपा डिक्रीज होने से क्या होता है? लैम्डा भी डिक्रीज हो जाता है। इन पांचों फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कौन सा? डाइल्यूशन वाला, जो थोड़ा ऑपोजिट टाइप से बिहेव करता है। ये हमारे पास क्या हो गया? कंसंट्रेशन और उसके बाद एक मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है इसमें। वो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद कोल्डहाउस लॉ। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोल्डहाउस के साथ। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली में कहते हैं, पहले इसको समझते हैं अपन। अभी हमने क्या बताया कि जैसे जैसे हम किसी पर्टिकुलर सब जो इलेक्ट्रोलाइट था, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करें? डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूट करने के साथ साथ इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम लेमडा एम को ले रहे हैं। तो एक्चुअली दो कंडीशन है कि या तो ये ग्राफ क्या हो? इस टाइप से स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में आए, तो इसका मीनिंग क्या है? लेमडा जो एम है वो इनफाइनाइट फॉर्म में इंक्रीज होता जाएगा। या फिर कंडीशन ये आती कि जो ग्राफ है वो वॉल्यूम के साथ इस तरीके से कर्व की फॉर्म में आए। तो आपको पता है कौन सी कंडीशन सही है? तो कन्फर्म है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो इनफाइनाइट फॉर्म में बन, हर जगह पे क्या होता है? एक सेचुरेशन आता है। तो एक्चुअली में वॉल्यूम के साथ जो लेमडा एम होता है उसका जो कर्व बनेगा, लेमडा एम का वॉल्यूम के साथ जो कर्व होगा इस टाइप से शो होता है।
इस केस में क्या होता है, जैसे जैसे हमने उसको इन वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के साथ क्या होता है, लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। बट एक डेफिनेट पॉइंट पे जाके वो क्या होता है, सेचुरेशन को अटेंड कर लेती है। उसके बाद वॉल्यूम में कितना भी चेंज किया जाए, लैम्डा की वैल्यू में कोई फर्दर चेंजेस नहीं होता है। तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ रही है किसकी, लैम्डा एम की, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो आ रही है लैम्डा एम की, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ, अदर कोई फैक्टर नहीं रहा इसमें, डाइल्यूशन के साथ लैम्डा एम की मोलर कंडक्टिविटी की जो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट वैल्यू आ गई, वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। मतलब वो अप्रोचेज जीरो, उसके बाद उसमें कोई फर्दर चेंजेज नहीं होता है। ये है लिमिटिंग मोलर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिनोट बाय लैम्डा एम, नोट से उसको डिनोट किया जाए। अब कोलराउस ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया, कोलराउस ने इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किया है, और मैथमेटिकली उसने क्या बताया कि लैम्डा एम नोट इज इक्वल टू म्यू प्लस लैम्डा प्लस प्लस म्यू माइनस। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा प्लस हैं ये तो किसको शो करें, ये लैम्डा प्लस और लैम्डा, ये दोनों शो करें, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल कैटायन और कंडक्टिविटी ऑफ ए एनायन। ये किसी पर्टिकुलर कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी को शो करें, प्लस है तो कैटायन है, माइनस है तो एनायन के लिए। साथ में जो नंबर आ रहा है म्यू प्लस एंड म्यू माइनस, ये नंबर्स को शो करें, जितने टोटल कैटायंस हैं वो नंबर हो गया म्यू प्लस, और जितने एनायंस अवेलेबल हैं वो क्या हो गया, म्यू माइनस हो गया। तो इन तरीके से तो ये क्या हो गया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू प्लस को जब मल्टीप्लाई करें अपन लैम्डा प्लस से, तो क्या होगा, टोटल अवेलेबल कैटायन की कंडक्टिविटी होगी, टोटल अवेलेबल कैटायन की कंडक्टिविटी होगी, और ये टोटल एनायन की कंडक्टिविटी होगी। तो कोल्डहाउस ने क्या बोला है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है दैट कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस या इंडिविजुअल कैटायन और एनायन। तो मोलर कंडक्टिविटी को इंडिविजुअल कैटायन और एनायन के सम की फॉर्म में भी अपन शो कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इस तरह को दूसरे तरीके से समझिए कि ये मोलर कंडक्टिविटी अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे क्यों पहुंच जाते हैं, कि उसने यहाँ पे रीजन ये होता है कि जब डाइल्यूशन क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो आयंस एक दूसरे से इतने दूर दूर हो जाते हैं कि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, ना उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ना कोई रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हर आयन क्या करता है, कंडक्टिविटी में अपना 100% क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये 100% कंट्रीब्यूशन होने से क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को अटेन कर लेता है। एक्चुअल में जब वॉल्यूम कम होगा तो आयंस क्या होंगे, काफ़ी पास पास होंगे, पास पास होंगे तो वो 100% क्या नहीं कर पाए, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, मतलब वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाए। लेकिन जब वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो आयंस इतने दूर दूर हो गए कि वो 100% क्या कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा क्वेश्चन था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद कोल्डहाउस लॉ। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है हाउ टू मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने मेजरमेंट किया था सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हमने किससे किया था, एसएचई से किया था, और एक नेस्ट इक्वेशन से किया था। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि हमें कंडक्टिविटी यानी कपा का मेजरमेंट कैसे करना है। तो कपा एक्चुअल में क्या था, 1/ρ था। ओके, इसको हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, रो को मेजर कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक अलग से एक इनडायरेक्टली एक सेटअप किया जाता है। उस इनडायरेक्टली सेटअप में हमें दो रिक्वायरमेंट होती हैं, दो ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज और एक होता है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल में वो सॉल्यूशन डाल देते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं जिसकी कंडक्टिविटी में कैलकुलेट करनी है। और व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, फिजिक्स में आपने यूज भी किया है, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कहाँ किया जाता है, किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, जो हमें जो अलग अलग वायर्स दे देते हैं उन वायर्स में से किसी एक वायर जिसकी रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है वो रखा जाता है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का सेटअप होता है जिसकी 4 आर्म्स होती हैं, R1 R2 R3 और R4, ये 4 आर्म्स होती हैं। इन 4 आर्म्स में से हमें क्या करना है, एक आर्म्स जो है R2 है उसको हम क्या करेंगे, उसमें वायर की जगह क्या करते हैं, उसको कंडक्टिविटी सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कंडक्टिविटी सेल में एक्चुअल में होता क्या है, वो सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होती है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज से हम सेटअप बना के कैलकुलेट करेंगे, तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या होता है, जो अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना था, इसमें अननोन रेजिस्टेंस हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो व्हीट स्टोन ब्रिज के जो 4 आर्म्स हैं, 4 भुजाएं, उन 4 आर्म्स में से जिसको हमने कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट किया है। तो कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट हमने किससे किया, R2 से किया। तो यहाँ पे R2 का फॉर्मूला क्या होगा, R1, इस फॉर्मूले से हम क्या, क्योंकि तीन नोन है, R1 R3 R4 नोन है, से हमें R2 कैलकुलेट हो जाता है। ये R2 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता है कि जो कपा है वो कपा किस पे डिपेंड करता है, कपा का एक फॉर्मूला हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कपा कैसे कैलकुलेट की जाती है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये आर इक्वेशन 1 तो कहाँ बन गई, व्हीट स्टोन ब्रिज से बन गई, और ये किससे सेटअप हो गया, ये हमारा ओम्स लॉ से आ गया कपा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो आर है ना, ये आर की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, इस आर की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से रख देंगे। और एल और ए यहाँ पे क्या होता है, या तो ऑलरेडी गिवन होते हैं या हम किसी नॉन सॉल्यूशन के साथ उसको पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो एल और ए क्या है, लेंथ ऑफ
इलेक्ट्रोड्स हैं और सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं, जो या तो ऑलरेडी क्या होती हैं किसी नॉन सॉल्यूशन के साथ फाइंड आउट कर ली जाती हैं, या फिर उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, नॉन होती हैं। इन इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉर्ट आउट करके क्या कर सकते हैं, कपा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देन ये जो एल बाई ए है, यदि नॉन होता है तो एल बाई ए को हम कई बार क्या करते हैं, जी स्टार, जिसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, उस सेल कांस्टेंट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल हमें दिए जाएं, उसमें लेंथ और ए ना देकर हमें पहले क्या दे रखा हो, जी स्टार दे रखा हो, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कपा के बिहाफ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, कपा जी स्टार इज इक्वल टू 1/r। इनिशियल कांस्टेंट दे रखा हो, उसको आर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, कपा किसी गिवन इलेक्ट्रोलाइट की या सॉल्यूशन की क्या होती है, हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टिविटी। आज वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चल रहा था उसका लास्ट हेडिंग हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टिविटी। सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, उसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं, उन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ए से डिनोट किया जाएगा, उसकी जो लेंथ होती है वो एल होगी। द सॉल्यूशन प्रेजेंट, और इनके बीच में जो सॉल्यूशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर की तरह वो सॉल्यूशन क्या करता है, बिहेव करता है। तो आज की हेडिंग में हमने जो चैप्टर हमारा थर्ड चला था, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेकंड पोर्शन था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें काफ़ी बातें होगी हमारा, इसमें एक्चुअल में बातें क्या होगी, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, कंपैरिजन भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंपैरिजन भी हो गया। उसके बाद इसमें हमने कंडक्टनेस, कप्पा यानी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ लिया, इन तीनों की डेफिनेशन विद यूनिट हमें पढ़नी है। अच्छा क्वेश्चन है ये। और कपा और लेमडा एम की जो कपा और लेमडा एम की जो डिपेंडेंस है स्पेशली डाइल्यूशन वाली, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हमें बहुत अच्छे से याद करना है। कोई डाउट होता है प्लीज़ पूछिए। और इसमें एक क्वेश्चन और था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलराउस लॉ के साथ भी अच्छा है, और फेराडे लॉ पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।